जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कैपेसिटर्स के अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, याद है कि भूल गए? आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं तुम लोगों को एक नया कॉम्बिनेशन समझाने जा रहा हूं। करें शुरू? तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, ना ही ये सीरीज होता है और ना ही ये पैरेलल होता है। करें शुरू? तो पहले मैं तुम्हें इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है भाई? तो देखो ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से निकलेगा करंट या इसको चार्ज मान लो या करंट। वैसे तो देखो ऐसे चार्ज ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी कोई ऐसा क्लोज सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, हम उसमें ये अज्यूम नहीं करते कि करंट निकल रहा है। हम क्या अज्यूम करते हैं? चार्ज। क्या अज्यूम करते हैं बच्चों? तो यहाँ से निकला चार्ज, चार्ज को यहाँ पर दो रास्ते मिले, इधर गया इधर गया, फिर इधर से कुछ चार्ज गया इधर से गया। ये चार्ज जब यहां पहुंचा, सपोज मान लेते हैं ये था Q1, तो इस ब्रांच में कितना चार्ज गया होगा? Q माइनस Q1, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q है। अब Q1 जब यहां पहुंचा तो इसके आगे अगेन दो रास्ते हैं, तो यहां से मान लो इसमें से चार्ज गया है QG, तो यहां कितना जाएगा? Q1 माइनस QG, और QG इधर से आके इसके साथ एड अप होके यहाँ पर बन जाएगा Q माइनस Q1 प्लस QG, और ये दोनों ऐड होकर वापस यहाँ पर क्या बन जाएंगे? Q। समझ में आ गया? देखो मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें दोबारा पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है विद डेरिवेशन एंड डेफिनेशन। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में भी तुम लोगों को समझाया है। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार एक बेसिक आइडिया इसका ले रहे हैं कि होता क्या है। बच्चों क्या तुम्हें ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं। पैरेलल? नहीं। और बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, जरूरी नहीं है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ही हो सकता है यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ही हो। समझ में आ रहा है? तो ये बात तुम लोगों को याद रखनी है। अब इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन है इफ और देन वाली। इफ अगर मान लो ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये जो सेंटर वाली आपको ब्रांच नजर आ रही है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है या मान लो इसमें कोई भी चार्ज नहीं जा रहा है, तो देन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ब्रिज को कैसा माना जाएगा? बैलेंस्ड माना जाएगा। और अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो उसमें तुम्हें एक बात और याद रखनी है कि मान लो ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4, तो C1 अपॉन C2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू C3 अपॉन C4। तो अगर इस ब्रांच में कोई करंट या चार्ज नहीं जा रहा है बीच वाले में, तो आप याद रखना C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। ये आप इक्वल लिख सकते हो। समझ में आ गया? और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स ट्रू का मतलब ये हुआ कि अगर आपको चारों कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 दिए और आपने रेशियो निकाला C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4, अगर ये इक्वल आ गया, इफ दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस,
तो देन क्या हो जाएगा, देन ब्रिज इज बैलेंस। तो हम ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड, और उस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ब्रिज अगर बैलेंस करना है या बैलेंस है, कैसे चेक करोगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो ब्रिज बैलेंस है, और उसके अगर ब्रिज बैलेंस है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर ये दिया हुआ है कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ब्रिज हम बोल सकते हैं कि वो बैलेंस है, तब हम इस रेशियो को इक्वल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? और एक बात, अगर इस ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तो बच्चों दिमाग लगाओ, जो चार्ज इस ब्रांच से गया, अब वो इस ब्रांच में तो गया ही नहीं, तो वो पूरा ही इधर चला गया होगा, सोच के देखो। और जो चार्ज इस वाली ब्रांच में गया, इधर से तो कुछ ऐड अप हुआ ही नहीं, वो सीधा इधर चला गया। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हुए, और ये दोनों, मेरी बात समझ में आ गई? जब इन दोनों को ऐड, और ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में, आराम से सॉल्व हो जाएगा। करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, करें शुरू, करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर पैरेलल है? नहीं है, क्या है? अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये वही है जो अभी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, हाँ या ना? हमें कैपेसिटेंस किसके बीच में फाइंड करना है, ए और बी के बीच में। तो पक्का जरा दिमाग लगाओ, बैटरी ए और बी के बीच में ही लगी होगी, दिमाग लगाओ, बैटरी यहीं पे लगी होगी ऐसे करके, हाँ या ना? अब वो हमेशा बैटरी बना के नहीं देगा, दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों ये चेक करो कि बैलेंस है या बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस है, कैसे चेक करोगे? इसको मान लो, देखो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो चेक करो, इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, इसको नाम दे देते हैं C3, इसको नाम दे देते हैं C4। तो चेक करो C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है, 1/2, और C3 अपॉन C4 कितना आ रहा है, 3/6, यानी कि 1/2। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 विच इज इक्वल टू हाफ, और इससे ये पता लगता है कि द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और मैंने तुम्हें बताया था अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो क्या करोगे, तो इस वाली ब्रांच में कोई चार्ज और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब फ्लो करेगा ही नहीं तो इसको मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लूं यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हाँ या ना? तो अब बच्चों तुम बताओ कि ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं तुम्हें, सीरीज में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया 3/4 माइक्रोफैरेड, हाँ या ना? बच्चों ये दोनों भी सीरीज में ही है, 2 और 6 चेक करो, तो ये भी सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कैपेसिटर का, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, हाँ या ना? कितना हो गया, 12/8, 4 2 8, 4 3 12, विच इज 3/2 माइक्रोफैरेड, हाँ या ना?
अब बच्चों ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला सी नेट विल बी इक्वल टू CS1 CS2 कर देते हैं, CS1 प्लस CS2 विच इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9/4 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ गई? उसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो पहचान लेना, ये तुम्हें पहचानना होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या सीरीज है या पैरेलल है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। बच्चों एक और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में ही पक्का बैटरी को जोड़ा गया होगा, जरा दिमाग लगाओ। जो बैटरी होती है वो ए और बी के बीच में ही रही होगी ऐसे। इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सबका कैपेसिटेंस सेम है C। कैसे करोगे बच्चों ये क्वेश्चन? क्या तुम्हें ये सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? नहीं। पैरेलल? नहीं। व्हीटस्टोन? वो भी नहीं आ रहा नजर। पर अगर तुम इसको रीड्रॉ करोगे अगर बार बार, तो तुम्हें ये व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ जाएगा। करके दिखाऊं? देखो बच्चों, सबसे पहले ये सोचो कि अगर बैटरी ए और बी के बीच में लगी है तो पक्का इसका पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? V, और B का हो गया 0। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर इसका पोटेंशियल V है तो मैंने बताया था वायर में जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आता पोटेंशियल सेम रहता है। तो इस पॉइंट पे कितना होगा? V। इस पॉइंट पे V। अब इससे आगे जाऊंगा तो देखो कैपेसिटर आ गया, तो V नहीं है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से आगे जाऊंगा तो भी कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे भी V नहीं होगा। तो इसका मतलब, अच्छा इधर आते हैं, V का काम खत्म हो गया, V इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना इससे आगे जा सकता है, इससे आगे भी नहीं, इससे आगे भी नहीं। बच्चों अगर ये 0 है तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ? इसका पोटेंशियल अब जरा चेक करो, ये 0 है तो क्या ये भी 0 होगा? नहीं। और यहां पर भी 0 नहीं होगा। तो बच्चों इसका पोटेंशियल क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्या मैं इसको x मान लूं? मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहीं से भी आ जाओ, चेक कर लो, इधर आप नहीं निकाल सकते, ना v है ना 0 है। तो मैंने क्या मान लिया? कोई दिक्कत? और बच्चों अगर ये x है तो इसके आजू बाजू कहीं भी चले जाओ, कोई और x नहीं होगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता चल रहा, फाइनली तो हमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हमने क्या ले लिया? y। इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा? y। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? सबसे पहले मैंने क्या करा, बैटरी को जिस तरीके से मैंने जोड़ा था सभी पॉइंट्स पर पहले मैंने पोटेंशियल फाइंड कर लिया जहां तक मैं कर सकता था। जब मैं नहीं कर पाया तो मैंने अज्यूम कर लिया। अब कितने पॉइंट हो गए पोटेंशियल के? 4, V, 0, X और Y। समझ गए? तो इसको जरा रीड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल है V, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं B है जिसका पोटेंशियल है 0। तो एक एक करके सारे कैपेसिटर बनाने हैं, ठीक है? चेक करो, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो V और 0 के बीच में मैंने सीधा सीधा एक कैपेसिटर बना दिया। अब इसको यहां से काटा इसलिए ताकि पता लग जाए कि ये हो गया, इसका काम निपट गया ये। बच्चों इसके अलावा ये x और 0 के बीच में, ये y और 0 के बीच में, ये v और y के, तो मुझे 2 और पॉइंट अज्यूम करने होंगे। बच्चों मान लेते हैं ये पॉइंट का पोटेंशियल है x, ये पॉइंट का पोटेंशियल है y, ठीक है? 4 पॉइंट है ना पोटेंशियल के। तो चेक करो v और y के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, तो v और y के बीच में एक कैपेसिटर आ गया जिसका कैपेसिटेंस C है। आई बात समझ में? बच्चों चेक करो, V और X के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। X और Y के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा X और ये रहा नीचे Y। तो बच्चों देखो ये ना थोड़ा क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसको देखो ये सीधा बना दिया,
ये इधर से ले जाके ऐसे और एक कैपेसिटर यहाँ बना दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ये तार ऐसे जंप करके जा रहा है, क्रॉस करके, जॉइंट नहीं बना रहा वहां पे। अच्छा ये हो गया। x और 0 के बीच में कैपेसिटर है, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है c, ये भी हो गया। और y और 0 के बीच में भी एक है, तो y और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? आ गई। और बैटरी A और B के बीच में जुड़ी हुई है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है? आ रहा है ना? और यहां पे नजर नहीं आ रहा, तो तुम्हें रीड्रॉ करना आना चाहिए। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, C ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। तो अगर मैं इसको देखो C1 C2 C3 C4 नाम तो तब दूंगा ना जब अलग अलग होंगे, सेम ही है। तो this upon this will be equal to this upon this, हाँ या ना? क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है? हाँ या ना? और अगर ये बैलेंस्ड है तो इस बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं this Wheatstone bridge is balanced। और क्योंकि ये बैलेंस है तो बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और जब बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं तो मैं इसको अगर इरेज कर भी दूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ में? अब जल्दी बताओ, ऊपर वाली जो ब्रांच है उसमें ये दो कैपेसिटर किसमें है? ये दोनों भी, और ये तो सिंगल है। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं बच्चों तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, देखो ये तो सी है। ऊपर वाली ब्रांच में सी और सी सीरीज में कितना हो जाएगा? c/2, और ये भी कितना हो जाएगा? c/2। अब ये तीनों पैरेलल में है, और अगर ये तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? जल्दी बोलो, तीनों का एज इट इज जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा तुम सोच रहे हो हमेशा वैसा नहीं होता है, कई बार घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें टोटल नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इस तरीके के, देखो हेडिंग वही है लेकिन बार बार वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। अब दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है बच्चों। अगर ए और बी पॉइंट के बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो जरा दिमाग लगाओ, बैटरी इन दोनों के बीच में जुड़ी होगी। बैटरी बना के दिखाओगे, समझ गए? समझ गए? अब दिमाग लगाओ, अगर यहां से चार्ज आया होगा तो वो कितने रास्तों में डिवाइड हुआ होगा? यहां से कुछ चार्ज इधर गया होगा, यहां से घूम के इधर आएगा, कुछ चार्ज इधर गया होगा जो यहां से घूम के इधर आएगा, और तीसरा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में गया होगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों पहले दिमाग लगाओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल में। तो इन दोनों को मिला के नेट कैपेसिटेंस क्या यहां पर 2C हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसे ही आप जरा चेक करो, ये दो कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के बीच में ही तो है, तो पोटेंशियल तो इन दोनों पॉइंट में सेम ही होगा। तो इन दोनों को क्योंकि ये पैरेलल में है तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अगेन 2C। सिमिलरली ये दोनों भी किसमें है? पैरेलल में, दो पॉइंट्स के बीच में, तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2C। और सिमिलरली इन दोनों का भी कितना हो जाएगा? 2C। यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जरा चेक करो, यहां से A और B पॉइंट के बीच में कितने पाथ डिवाइड हो गए? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? अगर इस पिक्चर को, ये जो टेढ़ा है इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो जरा चेक करो, ये चार्ज दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, फिर ये इधर जा रहा है और ऐसे जा रहा है। हो गया ना? this upon this equal to this। इसको रीड्रॉ करो, ये समझ गए? समझ गए? अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है।
अगर ये बैलेंस है तो बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको मैं यहां से अगर इरेज कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों चेक करो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं बच्चों, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ऊपर वाली ब्रांच में ये जो ऐसे करके जा रहा है ना, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, सी। और नीचे वाली ब्रांच में भी, और ये दोनों किसमें है, तो फाइनल आंसर सी नेट कितना हो गया। समझ में आया कि नहीं? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से हमको ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं जिसके बीच में हमसे नेट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोल रहा है। बच्चों तुम्हें ये क्या नजर आ रहा है, सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज या मकड़ी का जाला? तो मकड़ी का जाला जैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इसका लॉजिक क्या है, इसको कैसे करना है वो समझ लो बच्चों। जब भी इस टाइप का कोई सिमेट्रिक फिगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। क्या कर देना है? फोल्ड कर देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करने वाले हैं, ऐसे, समझ गए? तो हम इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको फोल्ड करके ऐसे कर देंगे। इसकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या क्या होने वाला है वो देख लो भाई। अब इसको मुझे कई बार रीड्रॉ करना पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। करें शुरू? तो बच्चों देखो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। बच्चों चेक करो जरा, जब यहां से ये ऐसे करके फोल्ड होगा तो ये वाला जो कैपेसिटर है सी, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा? ये वाला इसके साथ, हाँ या ना? ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला, हाँ या ना? ओवरलैप करेगा या नहीं? तो एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहां से ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट और यहां से फिर वापस यहां पे, ठीक है? अब जरा चेक करो, इसके साथ ये ओवरलैप करेगा। जैसे ही इसको फोल्ड करूंगा इसके साथ ये ओवरलैप करेगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पहले एक कैपेसिटर था। अब कितने हो जाएंगे बच्चों? कितने हो जाएंगे? दो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा? ये वाला। तो पहले देखो यहां पर एक कैपेसिटर था, अब कितने हो गए बच्चों? बोलो, दो हो गए। और कैपेसिटर सबका वही है सी, और सेम ऐसे ही इस वाली ब्रांच में इसके साथ ओवरलैप ये वाला करेगा। तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे? कैपेसिटर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों चेक करो, यहां पर एक क्रॉस है, यहां पर एक क्रॉस है, इसके साथ ओवरलैप ये करेगा, हाँ या ना? यानी अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दूं तो इन दोनों के बीच में भी दो कैपेसिटर आ रहे हैं, एक दो, और यहां से भी एक और दो। भाई बात समझ में आ रही है नहीं? पहले इतना बता दो, तुम्हें ये फिगर समझ में आया? सही है गलत है? इसके अलावा एक कैपेसिटर इस लाइन में और एक कैपेसिटर इस लाइन में ऑलरेडी था, यानी यहां पर और यहां पर एक सी आएगा ही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? फोल्ड करने के बाद समझ गए बच्चों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो जरा चेक करो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी या 2C? इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। समझ में आ रहा है? इसको रीड्रॉ करते हैं, चलो। जरा चेक करो इन दोनों को मिलाकर यहां पर जो कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? क्यों? पैरेलल में इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 2C। इन दोनों को 2C, इस वाली ब्रांच में भी और यहां पर भी 2C। इसके अलावा दो कैपेसिटर यहां पर भी हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलें आगे। अब एक बात और याद रखना बच्चों, ये लाइन यहां से पूरी की पूरी ऐसे जा रही थी, ये लाइन ऐसे की ऐसी पूरी जा रही थी। ये यहां पर जॉइंट नहीं है, जैसे तार छील के उसको जॉइंट नहीं किया हुआ है, तार के ऊपर से तार जा रहा है। समझ में आ रहा है?
कहने का मतलब ये जो ब्रांच हमने फोल्ड करी ना जब इसको यहां से ऐसे, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ये यहां से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे। समझ में आया कि नहीं? अब जरा चेक करो, ये वाला 2C और ये वाला 2C सीरीज में है या नहीं है? इन दोनों को मिला के क्या आएगा? मेरी बात, इसको यहीं पे बना दूं, ये 2C और ये 2C सीरीज में है, ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है। समझ में आया? तो इन दोनों को मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा? C। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला 2C और ये वाला C पैरेलल में है, कितना हो जाएगा? इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 3C। ये हो गया हमारे पास 3C। अब जरा चेक करो, 2C, 3C और 2C किसमें है? सीरीज में है ना। तो सीरीज में इसका C 1/CS फाइंड कर लो, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? तो 3 प्लस 3 प्लस 2, तो CS विल बी इक्वल टू 6/8। तो 2 3 से 6, 2 4 साइड 3/4 कूलम आया ना? और सॉरी 3/4 C। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं बच्चों A और B पॉइंट के बीच में, तो चेक करो ऊपर वाली ब्रांच जो है उसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3/4 C आया ना? और ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? इसका कितना हो गया बच्चों? C/2 आया ना? अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है, तो C नेट कितना हो गया बच्चों? इनको सीधा सीधा जोड़ोगे ना, तो 3C/4 प्लस C/2, इनका एलसीएम कितना हो गया? 4 3C प्लस 2C 5/4C। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे। इसके बाद बच्चों अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज भी, उसके अंदर भी फर्दर डिवीजन है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज या तो ये बैलेंस्ड होगा बच्चों, या तो ये बैलेंस्ड होगा। हाँ या ना? बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस का मतलब कुछ ऐसा, चेक करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड। बच्चों चेक करो, यहाँ पे C1/C2 2/6 आ रहा है। 2/6 कितना हो गया? और C3/C4 कितना आ रहा है? 1/3। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो ये ब्रिज कैसा हुआ बच्चों? अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज नहीं जाएगा, और इसको मैं यहां से इरेज भी कर सकता हूं। और उसके आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। फिर ये दोनों सीधा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में। हाँ या ना? बच्चों क्या जरूरी है कि हमेशा तुम्हें बैलेंस ब्रिज ही मिले? अगर बैलेंस नहीं हुआ तब क्या करोगे? तो ये अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, या इसको हम लोग बोलेंगे नॉट बैलेंस्ड। नॉट बैलेंस समझाना पड़ेगा, या समझ गए? इसका उल्टा कर दो, मतलब कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है। पर बच्चों इसके अंदर भी फर्दर 2 केस आते हैं। इसके अंदर भी 2 केस आते हैं, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज।
और अनसिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये कैसे दिखते हैं भैया? देखो नॉट बैलेंस, ये तो क्लियर हो गया, ये रेशियो सेम नहीं होने वाला है। अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो यहां पर देखो इस कैपेसिटर की कुछ भी वैल्यू हो, यहां पे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बीच वाली ब्रांच में कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। वो तो मैं वैसे भी इरेज करने वाला हूं, मैंने उसकी वैल्यू भी नहीं लिखी थी, हाँ या ना? लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो भी क्या उसको हम जीरो अज्यूम कर लेंगे? नहीं, तो उसको वहां से इरेज नहीं कर सकते। तब आप इन दोनों को सीरीज में कैसे लोगे? नहीं ले सकते। तब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे? ये तो क्लियर है ना, बैलेंस है तो भाई इसको इरेज कर दोगे तो काम आसान हो गया। पर बैलेंस नहीं है तो इरेज नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे? फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? फिर तो व्हीटस्टोन बिजी रहेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर भी फर्दर दो केस है, या तो सिमेट्रिक होगा या तो अनसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक वाले का मतलब आप ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ लो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पॉइंट ए बी, इसका तो खैर कुछ भी हो सकता है, 5 माइक्रोफैरड कुछ भी ले लो। इसको मान लो बच्चों 10 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। पहले बच्चों चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी क्या ये बैलेंस्ड है। चेक करो, इसका रेशियो 10/2 आ रहा है और इसका रेशियो 2/10 आ रहा है, तो 10/2 और 2/10, क्या ये रेशियो सेम है? नहीं। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। तो ये हुआ नॉट बैलेंस के अंडर आना चाहिए, तो नॉट बैलेंस के अंडर आ रहा है, बट ये सिमेट्रिक क्यों बोला जा रहा है बच्चों? क्योंकि चेक करो, ये वाला कैपेसिटर इसके जैसा है, यानी ये इससे मिलता जुलता है, और ये वाला कैपेसिटर इससे मिलता जुलता है, यानी इसकी वैल्यू इसके जैसी है। तो अगर ऐसा वाला तुम्हें अरेंजमेंट नजर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो बैलेंस नहीं होता है, और इसमें ये जो बीच वाली ब्रांच है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, शॉर्ट में ऐसे बना दूं बच्चों इसको, P Q P Q और यहां पे बोल देते हैं R। सही है गलत है? इसकी कहानी समझ में आ गई। और बच्चों इसके अंदर एक अनसिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है। अनसिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि ना तो ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, और अनबैलेंस्ड के अंदर भी ना ही ये सिमेट्रिक है। क्या जरूरी है कि तुम्हें सिमेट्रिक वाला ही मिले नॉट बैलेंस के अंदर? हो सकता है कि ये जितने भी कैपेसिटर यहां पे लगे हुए हैं इन सब की वैल्यू बिल्कुल ही अलग अलग हो, P Q R S T। तब क्या करोगे बच्चों? तब क्या करोगे? तब कैपेसिटर्स कैसे फाइंड करोगे टोटल इस सिस्टम का, ये बताओ। अनसिमेट्रिक समझ में आ गया? नॉट बैलेंस के अंदर सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, तो ये तो आराम से हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट बैलेंस को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। क्या आना चाहिए? किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। अगर ये आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो किरचॉफ लॉ से, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। यानी ये आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप सिर्फ ये तो कर पाओगे, क्योंकि बीच वाली ब्रांच आप इरेज करने वाले हो, फिर तो कोई भी कर लेगा। पर अगर वो रेशियो सेम नहीं हुआ, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक मिल गया, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या आना चाहिए? चले किरचॉफ लॉ की तरफ। तो चलते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ। किरचॉफ लॉ में दो लॉ है बच्चों। पहला लॉ क्या है? जंक्शन लॉ, या लॉ बोलो या इसको जंक्शन रूल बोलो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? किरचॉफ लॉ, किरचॉफ रूल एक ही बात है। जंक्शन लॉ क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो वैसे किरचॉफ लॉ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है प्रॉपर,
पर समझा मैं इसको यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप यहाँ के क्वेश्चन भी कर लोगे और चैप्टर 3 में भी आपको आसानी होगी, बस साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ क्या कह रहा है बच्चों? इसके नाम से को समझ में आ रहा है, जंक्शन। जंक्शन जंक्शन क्या होता है बच्चों? जंक्शन वर्ड कहीं सुना है? कहाँ? रेलवे जंक्शन। जंक्शन बच्चों उस पॉइंट को बोलते हैं जहां बहुत सारी लाइंस आकर इंटरसेक्ट करती हैं। तो दिल्ली का जो रेलवे जंक्शन है वो जंक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहां से आप बिहार जा सकते हो, यूपी जा सकते हो, राजस्थान जा सकते हो। भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए रेल जो आपको मिलेगी वो आपको उस पॉइंट पे मिल जाएगी, तो जंक्शन ही तो है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको पहले मैं तुमको पहले पिक्चर बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये एक पॉइंट है, इसके अंदर बहुत सारे वायर ऐसे आ रहे हैं, मतलब यहां से बहुत सारे वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस वायर में जो करंट आ रहा है वो है I1, इस पॉइंट में जो करंट आ रहा है वो है I2, इसमें जा रहा है I3, इसमें भी जा रहा है I4, इसमें आ रहा है I5 और इसमें जा रहा है I6। यानी बहुत सारे वायर ऐसे हैं जिनके द्वारा करंट आ रहा है, कहां पर? इस पॉइंट पर। और बहुत सारे वायर ऐसे हैं जिनके थ्रू करंट बाहर जा रहा है, हाँ या ना? तो बच्चों मुझे ये बताओ इस पॉइंट पर नेट करंट कितना होगा? एक सिंगल पॉइंट पे करंट क्या हो सकता है? 0। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब इस पॉइंट के अंदर जितना भी टोटल करंट एंटर कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही टोटल करंट एग्जिट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो, एल्जेब्रिक sum of all the currents entering or leaving the junction is 0। बात समझ में आ गई बच्चों? इसका मतलब ये हुआ डेल्टा I क्या हो गया? 0 एट जंक्शन। जंक्शन पर टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब जरा चेक करो बच्चों, जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव मान लें और जो करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव मान लें। तो चेक करो, I1 एंटर कर रहा था, I1 प्लस का हो गया, I2 एंटर कर रहा है प्लस का हो गया, I3 माइनस का हो गया, I4 माइनस का हो जाएगा, I5 प्लस का हो जाएगा और I6 माइनस का हो जाएगा। इन सबका सम बच्चों क्या होगा? इन सबका सम 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 क्या होगा? आ गई बात समझ में? अब जरा दिमाग लगाओ, प्लस माइनस का ब्रैकेट ओपन करूं या नेगेटिव वाले सारे उधर भेज दूं? तो क्या बचेगा यहाँ पे? I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू नेगेटिव वाले उधर भेज दो, I3 प्लस I4 प्लस I6। कोई दिक्कत? चेक कर लो पहले, समझ में आया कि नहीं? आप कॉमन सेंस भी तो लगाओ। किसी पॉइंट में बहुत सारे वायर के थ्रू करंट आ रहा है, तो वो पॉइंट जो है कोई ब्लैक होल तो है नहीं जो सारा करंट खा जाएगा। तो जितने भी वायर से करंट निकल रहा है वो उनका सम किसके इक्वल होगा? जो करंट एंटर कर रहा है, हाँ या ना? तो जो जो करंट यहाँ एंटर कर रहे हैं I1 है, I2 है और I5 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? I3 I6 प्लस I4। मेरी बात बच्चों समझ में आ गई है नहीं? बच्चों क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है? चेक करके देखो, क्योंकि आपको पता है करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? एक्चुअली चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना भी चार्ज यहाँ पे एंटर हुआ उतना लीव कर गया। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ये रूल याद कर लो, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर अगर बहुत सारे वायर इंटरकनेक्टेड हैं तो टोटल करंट जितना भी एंटर करेगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट जितना भी लीव करेगा। भाई क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी इसी वक्त, नहीं तो आगे चलते हैं।
इसके बाद बच्चों किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो है लूप लॉ, लूप रूल। समझ में आ गया? इसमें देखो ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक्चुअली इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा किसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? पर अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप along any closed loop is 0। मतलब डेल्टा V summation of potential drop along any closed loop will be 0। यह आपको याद रखना है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं summation of delta V, summation of delta V will be 0। और ये देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट अभी आप रट भी लोगे ना, कोई उसका फायदा नहीं है। ये आपको और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन को लेकर उस पर ये अप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? तो इसमें ये बात और एक और बात याद रखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कोई दिक्कत? अब यहां पर कुछ मैं साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो। चैप्टर 3 में जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तब साइन कन्वेंशन भले ही कुछ और हो, पर अभी जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूं यहां पे वो आप याद रखना। जैसे मान लो बच्चों ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? इधर से बच्चों कौन आ रहा है? चार्ज। मान लो इधर आया चार्ज Q, ठीक है? तो बच्चों इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस Q। और ऑटोमेटिक इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस Q। हाँ या ना? आप जो भी लूप ले रहे हो, अगर लूप की डायरेक्शन ये है, मतलब ये मैं लिख देता हूं माई डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों? माई डायरेक्शन। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। जब मैं लूप लूंगा तो देखो जब भी कोई लूप होता है तो या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, कुछ तो डायरेक्शन लोगे। तो जो भी मैंने लूप के अंदर डायरेक्शन ली है उसके अकॉर्डिंग मेरी डायरेक्शन ये है। और बच्चों चेक करो चार्ज भी इधर ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? और मान लेते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? C। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ तो कैपेसिटेंस होगा ना, वो मान लो C है। तो आपको याद रखना है, हम जानते हैं बच्चों Q इक्वल टू क्या होता है? हमको क्या फाइंड करना है? V। तो V विल बी इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी माइनस Q बाई C। ये तो क्लियर है ना? Q बाई C क्यों लिया? क्योंकि वोल्टेज का फॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाई C होता है। तो इसमें चार्ज कितना है? Q। और बच्चों कैपेसिटेंस इसका कितना है? C। सवाल ये है कि माइनस का क्यों लिया सर आपने? तो वही मैं आपको समझा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल अगर ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस पे जा रहा है पोटेंशियल, तो ड्रॉप ही हो रहा है ना। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो आप माइनस का क्यू ले लेना। अच्छा दूसरा केस, इसी का उल्टा कर देते हैं बच्चों। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज इधर से आ रहा है, इसका नाम है Q। इस प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव, इस पर चार्ज है नेगेटिव। तो इस पर चार्ज हो गया प्लस का Q, इस पर हो गया माइनस का Q, कैपेसिटेंस है C। अब जो मैंने लूप लिया है हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी ये हो गई माई डायरेक्शन। क्या हो गई? लूप के हिसाब से मैं इधर आ रहा हूं, पर आप चेक करो चार्ज इधर जा रहा है, बड़े से छोटे की तरफ। हाँ या ना? ऐसे में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? Q बाई C प्लस का। समझ में आ गया? अगर आपकी डायरेक्शन चार्ज की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो आप प्लस का Q बाई C लोगे, कोई दिक्कत? और एक बात बच्चों, अगर मान लो सच में कोई बैटरी आ गई, इस तरीके से कोई बैटरी आ गई, तो इसमें भी आप पोटेंशियल क्या लोगे? Q बाई C ही लेंगे। और मान के चलो ये हो गई माई डायरेक्शन, और आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो, छोटे पोटेंशियल से नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो याद रखना यहाँ पर माइनस Q बाई C हो जाएगा। ये तीन चीजें आप याद कर लो तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई? चले आगे।
और देखो मेरी बात सुनो, मैं फिर तुम्हें समझा देता हूं। अगर जब तक हम ये चीज क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आने वाला। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, करें शुरू। बच्चों क्लास बहुत लंबी हो गई है, हमें आगे क्लास भी कंटिन्यू करनी है मैथ्स की, तो इसीलिए आज हम फिजिक्स की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मुझे प्रॉपर तुम्हें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक के अंदर किरचॉफ लॉ लगाकर दिखाना है और मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं। उसके लिए एक क्लास एटलीस्ट और लग जाएगी। तो तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।